Good afternoon, everyone. For your kind information, variation G and Kepler's laws is in the deleted part as per CBSE, but they have not made it clear that would it be, deleted from the competition part as well. That's why I've done all this. अभी यहाँ के बाद हम जितना सिलेबस पढ़ेंगे उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है आई वोंट बी डूइंग दैट. जैसे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें काफी सारी चीजें हट गई हैं, तो चैप्टर ऐसा होगा कि एक दिन में फिनिश हो जाएगा. सो लेट्स सी. हाँ जी, तो अभी आई वांटेड कि ग्रेविटेशन बैक एक्सरसाइज के कुछ 2-3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है डिस्कस करने चाहिए, वो डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ग्रेविटेशन में से क्या आएगा एग्जाम में? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल मोशन, एस्केप वेलोसिटी, ये वाला पार्ट आना है मेन. तो अब जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप स्पीड एंड ऑर्बिटल स्पीड एग्जाम के पढ़ने से बहुत ज्यादा बढ़ गया. और अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले जाने का वर्क डन mgh अपॉन 1 प्लस h बाय k. ये जो h बाय r सॉरी, जो ये सैटरडे संडे आता है ना, इसके बाद एकदम से आप डे लिंक होते हो, फिर मुझे 2 दिन लगता है लिंक करने में, फिर तीसरा चौथा दिन होते होते फिर लगता है अरे अब तो क्लास कैसे ऑफ होने वाली है. नहीं धनंजय, है ना फीलिंग का डिफरेंस? मंडे ट्यूसडे में जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ दोबारा शुरू करेंगे. अच्छा, वेरी गुड. चले थोड़ा सा लेट हो गया तो जल्दी जल्दी करते हैं फिनिश अप. 9th क्वेश्चन है, which of the following symptoms is likely to afflict an astronaut in space? Maybe ओके, टाइप नोट्स मिल जाएंगे आपको. ग्रेविटेशन के टाइप नोट्स जिसके बहुत बढ़िया हो, आपने अच्छे बना रखे हैं मेरे ख्याल से, वो एक बार पीडीएफ बना के भेज देना मुझे. आई विल सेंड इन द ग्रुप, डोंट वरी. आप में से कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है? इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू बिकम एस्ट्रोनॉट? नहीं, इतने पंगे का काम क्यों करना है? नहीं, आप में से ऑनलाइन वालों, एनीबॉडी हैविंग एनी क्यूरियोसिटी लाइक आई वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट, एरोस्पेस में कुछ काम करना है? नहीं, बहुत बढ़िया. तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? स्वॉलन फीट, स्वॉलन फेस, हेडेक, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम. मतलब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वहां पे ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, बट आप अपना वेट फील नहीं कर पाते क्योंकि आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलता है. और एयर प्रेशर भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है. अगर एयर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे क्या आपकी बॉडी के अंदर से कुछ प्रेशर बाहर लग रहा है और बाहर से इनवर्ट जा रहा है ना, वो प्रेशर बैलेंस करके आपकी बॉडी जैसी दिख रही है वैसी है. सपोज करो आपको एक ऐसे रूम में ले जाए जिसके अंदर वैक्यूम है, तो आपकी बॉडी स्वेल हो जाएगी. स्वेल हो जाएगी क्योंकि अंदर से जो प्रेशर है वो तो उतना ही रहने वाला है, और समझ रहे हैं, अंदर से जो प्रेशर उतना ही रहने वाला है, बाहर वाला प्रेशर आपने बहुत ही कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया. सो बॉडी इज गोना स्वेल इन दैट केस. आपको सी में नीचे, काफी नीचे प्रेशर में ले जाए तो वहां पे जो ईयर ड्रम है उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं. आप में से कभी किसी ने स्कूबा डाइविंग किया? स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग क्या किया आपने? स्नॉर्कलिंग किया, ओके. स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग क्या होती है? जो वृंदा ने किया, बहुत बढ़िया. जो थोड़े से शांत बीचेस होते हैं ना, वहां पे नीचे कोरल्स बन जाते हैं. जैसे अपना गोवा वगैरह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्योंकि मूविंग जो लहरें आती हैं बहुत सारी, बट जो शांत है अंडमान निकोबार है जैसे कि, या थाईलैंड में जो है, वहां पे जो है उनमें नीचे कोरल बना होता है, तो बहुत ही क्लियर कोरल्स है वहां के. तो उसमें एक तो होता है कि आप बोट में बैठ के, ग्लास वाले बेस की बोट होती है, उसमें से देख पाते हैं कलरफुल फिशेस, स्नेक्स, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं. या फिर आप स्नॉर्कलिंग में क्या करते हैं, ऐसे करके एक ना ऊपर की तरफ पाइप निकली होती है ना, आप अपर सरफेस पे होते हो बिल्कुल वाटर के, वहां से देख रहे हो तो नीचे. और स्कूबा डाइविंग होती है कि आप नीचे जाते हो, 5 मीटर नीचे ले गए आपको, 10 मीटर नीचे ले गए. आपको पता है 10 मीटर नीचे जाने से जो प्रेशर है वो डबल हो जाता है. जितना सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर आप वाटर में 10 मीटर नीचे ले जाते हो तो प्रेशर डबल हो जाता है. तो उसमें ईयर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है. तो बड़ी प्रैक्टिस के बाद लेके जाते हैं. और स्कूबा डाइविंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? आपको नाक से सांस नहीं लेना, आपको मुंह से सांस लेना है. सो फॉर दैट दे ट्रेन यू एंड टेक डाउन. सो मेरे पास है एक वीडियो, में गया था अंडमान, तो वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्नेक्स, कलरफुल और सब कुछ दिखाई देते हैं. तो वापस आते हैं, फिजिक्स भी काफी कलरफुल है, ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको. तो वैसे आज आपकी बेट क्या है, कौन जीतेगा, मुंबई या डीसी? हाँ, डीसी जीत सकती है. गर्ल्स का कोई इंटरेस्ट होता है आईपीएल में? है? कौन किसको जितवा रहे हो? ये पूछ रहे है कौन कौन है ना, मुंबई और डीसी? मुंबई. हर्षित? डीसी. मुंबई. मुंबई देखो ऐसा, मुंबई की बेट तो सेफ बेट है ही,
उनकी बैटिंग खत्म ही नहीं होती है शुरू होने के बाद, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डीसी पहले बैटिंग कर जाता है, थोड़ा सा कई बार ना ऐसा होता है कि आप पहली बार पहुंचे हो, पहली बार ही पहुंचा होगा डीसी, हाँ, तो क्या पता कुछ कुछ हो जाए, किसी की बैटिंग जबरदस्ती चल जाए। जैसे अभी तक ऋषभ पंत है ना, उसके लाले मेरे ख्याल पड़ गया कि इंडियन टीम में शायद नहीं लेंगे उसको, तो हो सकता है एक आध बंदा कोई चल जाए ढंग का, बट लेट्स सी। ज्यादा कौन से मुंबई इंडियंस वाले हैं, डीसी वाले हैं, सट्टा लगा रखा है तूने पक्का। चलिए, और इधर बिहार में तो सब उलट पुलट हो गया, पहले लग रहा था कि तेजस्वी यादव आएगा, अच्छा बीजेपी आएगी, वही तेजस्वी, अच्छा कोई कांग्रेस ही बोल रहा है ट्रंप आने वाला है, नहीं ट्रंप ट्रंप नहीं आ सकता, वो चारा घोटाले में फंस गया, फिर तो बिहार ही बचता है, वही आ पाएगा। नहीं, वो ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन देयर, वो बहुत चीजें कंट्रोल करता है यहाँ पे, उसके जाने वाने कोई इशू नहीं है। ट्रम्प बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा हम भी थोड़ा सा पढ़ लें, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाएगा तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है, सोलन फीट हो सकता है, सोलन फेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। देखो ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम तो जायज है बिल्कुल, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पा रहा होगा, आपको इस कमरे को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि एक बार घुमा के छोड़ दो, फिर आपसे पूछा जाए कि दरवाजा कहाँ है, आपको पट्टी बांध रखी है और आपको घुमा के छोड़ दिया, आपसे पूछा जाए कि बताओ दरवाजा किस तरफ है, तो ये होती है ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली वहां पे ओरिएंटेशन प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी, कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको ध्यान नहीं रहेगा। एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी है आपका जो फुट है वो स्वेल होने शुरू हो जाए, राइट, क्योंकि प्रेशर होता है ना, तो उस प्रेशर में होगा तो सिर्फ बॉटम पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होगा, वहां पे स्वेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। गॉट दैट? चलिए, जो 10th क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसमें इंटेंसिटी के बारे में पूछा, जीरो इंटेंसिटी पॉइंट के बारे में। लेट अस सी। ये एक हेमिस्फीयर बना दिया, आप जानते हैं अगर ये कंप्लीट स्फीयर बनाया जाए तो इसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट चूज करोगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, एक शेल के अंदर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो। देखो फिर होगे ना, बिल्कुल नलीफाई होगे तुम लोग। यार ये मत किया करो, सैटरडे संडे को यूटिलाइज करना शुरू करो ठीक तरीके से। देखिए ध्यान से, अगर कंप्लीट स्फीयर बना देते हैं, शेल बना देते हैं, तो उसके अंदर हर जगह पे इंटेंसिटी जीरो होती है, न्यूटन शेल थ्योरम। अभी ये क्या कहते हैं, अपर शेल हाफ काट के निकाल दिया, ये बचा है सिर्फ। अगर सेंटर के ऊपर इंटेंसिटी देखना चाहें सिर्फ नीचे वाले पार्ट की वजह से, तो क्या वो डाउनवर्ड्स होगी, लेफ्टवर्ड्स होगी, राइटवर्ड्स होगी, कहां होगी? नहीं, जस्ट थिंक ऑफ कि अगर कंप्लीट शेल होता तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी होती, जीरो। तो ये नीचे वाला हाफ है, नीचे वाला हाफ इंटेंसिटी कहां लगाएगा? अच्छा, दो चीजों की वजह से इंटेंसिटी जीरो हुई है, ध्यान से सुनना, लोअर हाफ एंड अपर हाफ। अगर दो चीजों की वजह से इंटेंसिटी में जीरो होना है तो उन दोनों की इंटेंसिटी होनी चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या ये बात क्लियर होती है? अगर नेट फोर्स में जीरो होना है तो दोनों की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर नेट इंटेंसिटी में जीरो होना है तो दोनों की इंटेंसिटी होनी चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जस्ट लुक एट दिस, नीचे वाले पार्ट की इंटेंसिटी डाउनवर्ड होगी, अपर पार्ट की इंटेंसिटी अपवर्ड होगी, तभी तो कैंसिल होगी ना। यस और नो? यस और नो? यस। तो इसका मतलब है जो लोअर हाफ है इसकी इंटेंसिटी कहां होनी चाहिए, डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। गॉट दैट? अब इसके बाद मिडिल पॉइंट को कंसीडर ना करके यहां पर आ गए, यहां पर ये इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेट्स सी, इस तरफ, नीचे की तरफ ही, या इस तरफ? 1 2 3, क्या लगता है आपको? लॉजिक ध्यान रखना है, अभी भी यहां पर जो इंटेंसिटी जीरो होगी वो अपर हाफ और लोअर हाफ की वजह से होगी। अगर जीरो ही करनी है तो दिस हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट। सो आपकी इंटेलिजेंस क्या कहती है कि यहां पूरे हाफ शेल की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी 1 2 3 कौन से डायरेक्शन होनी चाहिए, 3। बहुत बढ़िया, दिस इज लॉजिक, राइट। सो अगर ये बात अगर मैंने आपको बोलता बहुत ज्यादा तो आपको लगता है शायद 2 की तरफ हो सकती है, यानी इसके मिडिल की तरफ हो सकती है, बट उसमें फिर क्या होगा, ऊपर वाले की इंटेंसिटी भी इसी तरह से डिफाइन करोगे तो दोनों का इधर तो रिजल्टेंट आएगा ही आएगा, कैंसिलेशन हो नहीं सकता। दैट मींस ओवरऑल इंटेंसिटी हमें मिल जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो मैंने आपको लॉजिक समझाया,
If I look at any of these points, net intensity must become zero because of upper half and lower half, and their intensities for this reason should be equal and opposite. So the only possibility that is left is it has to be downwards, that is along 3. Got that? तो ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. अगर फॉर द अबव प्रॉब्लम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो जाएगा. 12th क्वेश्चन. A rocket is fired from Earth towards Sun. At what distance from Earth's center is the gravitational force of the rocket zero? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले अर्थ और मून को लेके. तो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया, जिसको नहीं क्लियर है पर आप अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करेंगे. ये अर्थ है, ये सपोज करो सन है. अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग आपने यहां से सरफेस से एक रॉकेट को लॉन्च किया. नाउ दे से किस जगह पे जाके इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. अब नहीं, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाती है? दैट इज कॉल्ड हाँ, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट. नल पॉइंट किसके पास लाई करता है? वीकर मास. एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो इट लाइज क्लोजर टू द वीकर मास. यहां कहीं सपोज नल पॉइंट आ जाएगा. तो नल पॉइंट निकालते कैसे? यहां से डिस्टेंस x और यहां से जो टोटल था r, दैट माइनस x. ठीक है, तो मैं क्या बताओगे फटाफट मैं लिख देता हूं. I1 विल बी इक्वल टू I2. दोनों की इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होने वाली है. इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है? Gm1m2 ना. m1m2 में तो फोर्स आ गई भाई, Gm/r². तो थोड़ा सा लिंक रखना है, फोर्स में तो m1m2 आने वाला है. और अगर आप इंटेंसिटी डिफाइन करना चाहते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ सिंगल मास, सो इट शुड बी Gm/r². सो Gm/x² becomes equal to, इधर से ये मास ऑफ अर्थ था, इधर से g मास ऑफ सन डिवाइड बाय r माइनस एक्स स्क्वायर. आगे आप खुद कर सकते हो, आपको बताया कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक ओपन नहीं करनी है, स्क्वायर रूट करके आपको सॉल्व करना होता है. बहुत बढ़िया. सारे डिस्टेंसेस वगैरह मेंशन है इसके अंदर. जो ऑर्बिटल रेडियस लिखी है ना आपकी, समझिए ऑर्बिटल रेडियस का मतलब सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस होता है. 13th क्वेश्चन सेज हाउ विल यू वे सन. वो तो हम पहले ही कर चुके हैं. याद है वेट वाले में क्या इक्वेशन लगाते थे? कोई बताएगा? अगर हमें एक प्लैनेट को या जैसे सन को वे करना हो तो हम बेसिक फोर्स वाला एक्सप्रेशन डाल देते हैं. Gm1 m2 बाय r². दूसरी चीज को फिर हम घूमता हुआ कंसिडर करते हैं. सो समथिंग इज रिवॉल्विंग, इन दैट केस m v² अपॉन r या फिर m⍵² इंटू r. याद रखो जितने भी वे करने क्वेश्चन आते हैं, आप सोचो वेइंग स्केल तो यूज कर ही नहीं सकते ना. हमारे वेट की बात नहीं है ना, तो सन के वेट की बात है. सन को तो वेइंग मशीन से वे नहीं कर सकते ना. तो उसका तरीका क्या रहता है? सन है, सन के अराउंड कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, कोई प्लैनेट है उसके अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. सो उसके केस में आप लिख सकते हैं Gm1 m2 बाय r². ध्यान रहे r इज द ऑर्बिटल रेडियस और इट विल बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट और सन, जो भी करना है. यहाँ पे सन और प्लैनेट है, सो सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ प्लैनेट तक का डिस्टेंस हो गया. दैट इज इक्वल टू, अब आपको पता होता है टाइम पीरियड बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम से. जब टाइम पीरियड गिवन होता है तो हम क्या लिखते हैं? m⍵² r. ओमेगा मिल जाता है 2 पाई बाय t, सो 4 पाई स्क्वायर बाय t² इनटू r. ये लेके आप सॉल्व कर सकते हैं. बस दैट्स इट, मास निकल जाएगा यहाँ से. तो ऐसे ऐसी चीजें मैं जो आपको बार बार ये कहता हूं कि क्वेश्चन जब सामने आए तब आपकी थिंकिंग प्रोसेस शुरू होगी, तो आप बैकफुट पे रहेंगे. मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप अगर बॉलर के माइंड को रीड कर सकते हैं. आपने रीड किया कि भाई ये यॉर्कर डालने वाला है, तो शायद आप यॉर्कर में भी चौका मार देंगे. जडेजा मारता था खूब दबा के, राइट. और अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बॉल कहां डालने वाला है, तो आप बैकफुट पे, मतलब आप पहले जज करेंगे बॉल को, देखेंगे, उसमें आप उतना अच्छा शॉट नहीं खेल पाएंगे. सो अगर आप पहले से ये बात समझते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो जाती है. तो याद करोगे ना, तो कम से कम मैंने 4-5 बार ये चीज आपको पहले बताई कि जब भी वे करने का क्वेश्चन आता है तो गो फॉर द बेसिक, दैट इज Gm1 m2 upon r² is equal to m⍵² r, बिकॉज आपको टाइम पीरियड पता रहता है. बस ठीक है. Saturn ईयर इज 29.5 टाइम्स अर्थ ईयर. हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम सन? अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं है, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन t² प्रोपोर्शनल टू r³. ध्यान है, आपको बता दें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप. टाइम ऑफ रेवोल्यूशन और डिस्टेंस, इनको अगर कोरिलेट करने के लिए कहा जाए तो क्या फॉर्मूला है? t² प्रोपोर्शनल टू r³. तो ऑब्वियसली अगर केप्लर्स लॉ को सिलेबस से हटाया गया तो उसके क्वेश्चंस भी हटने चाहिए, सो ये नहीं आएगा. 15th question. It says the body weighs 63 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half the radius of light? अब अगर variation of g को हटा दिया है तो उसका भी न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए in that case. That's what I'm saying. मतलब otherwise बचेगा ही क्या? सिर्फ
इंटेंसिटी, ये जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, राइट, पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ के सरफेस से किसी चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड, बस मेनली सैटेलाइट वाला पार्ट थोड़ा बहुत आ गया, दैट्स ऑल। तो मैं अभी उन्हीं को डील करूंगा। Assume the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh? फिर से हटना पड़ेगा। हाँ, 17 क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। Those who don't have NCERT, they must write question 17 is very important. Let's see. A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? अब जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्या आपके माइंड में एक मॉडल प्रिपेयर होता है कि भैया इस क्वेश्चन में क्या क्या करना पड़ेगा, रॉकेट को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, वो वापस मुड़ने से पहले कहां तक जाएगा, इसमें क्या फंडामेंटल लगाया जाए, बताए शाबाश। ऊपर जाते हुए उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो उसको डिसेलरेट कर रही है ना, बट ये सोच के बताइए क्या वो फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है? भाई एमजी तो नहीं लगेगी ना हमेशा, जी की वैल्यू वेरी तो करेगी ना, जी की वैल्यू वेरी करे तो फोर्स कैसी है, वेरिएबल, तो रिटार्डेशन भी कैसा है? हरप्रीत जी समझ आ रही है, कुछ समझ लग रही है? अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर अर्थ डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। अगर रॉकेट लॉन्च किया है तो वो तो बहुत ज्यादा हाइट तक जाने वाला है ना, उस हाइट तक जाते जाते तो जो जी की है वो वेरिएशन आ जाएगी, एफ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो वहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन की क्वेश्चन किससे करना पड़ता है, इंटीग्रेशन से, या तो वहां जाओ, दूसरा आसान तरीका हमारे पास, यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट किसे बोलोगे, जहां पे काइनेटिक एनर्जी या स्पीड जीरो हो जाएगी, सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल, देव गॉट दैट। अब पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी m1 m2 बाय आर, अर्थ की रेडियस, याद करो अगर हम अर्थ के सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस कितना, r, so the potential energy is minus of g mm by r, minus g m by r plus half mv square becomes equal to, जहां पे जाके ये वापस आने वाला है वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सो वहां कितना, माइनस ऑफ g mm by, अब अगर आप हाइट देखना चाहते हो तो r प्लस h कर दो, सेंटर से डिस्टेंस देखना चाहते हो तो स्मॉल r कर दो, अगर हाइट पूछी हुई है तो आप r प्लस h करके डालो, आया समझे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, पर अगर आप बता पाओ, व्हाई आर वी एबल टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और व्हेन आर वी एबल टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक बोल रहे हो, वो बोल सही बोल रहा है, हैव कॉन्फिडेंस, कंजर्वेटिव, बिल्कुल सही है, कंजर्व नहीं कंजर्वेटिव ये बोलना है, फोर्स हियर इज कंजर्वेटिव, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज व्हाई दिस हैपेंस, होप इट इज क्लियर। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट हाइट h, राइट, 17 हो गया। 18 में आपको करवा चुका हूं, जिसमें एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया जाए, किसी को फॉर्मूला याद है तो हैंड रेज करके बताएं। अगर अर्थ के सरफेस पे एस्केप स्पीड v है और आप उससे थ्राइस स्पीड प्रोवाइड करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो इंफिनिटी पे कितनी स्पीड होगी, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलो, v dash is equal to under root of v square minus v square. You are supposed to याद करो इसको, डेरिवेशन भी करवाई आपको, आपने 2 बार 3 बार प्रिपेयर कर लिया है। स्पीड एट इंफिनिटी v is equal to under v dash is equal to under root of v square minus v square। जब मैंने टॉपिक करवाया था तो मैंने डबल स्पीड वाला क्वेश्चन करवाया था, अंडर रूट 3 टाइम्स उसका आंसर आया था, मुझे इतना भी ध्यान है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 minus 1 8, अंडर रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 रूट 2, सो 2 रूट 2 टाइम्स वी आ जाएगा इसका आंसर, फाइन। अब तो मतलब तुम खुद सोचो ना यार, एक चीज में कितने बार बोल रहे हो फिर भी तुम रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रादर देन कि फ्रस्ट्रेशन ग्रो हो आपको भी और मुझे भी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम घर पे लगाना शुरू कर दो। अभी दिसंबर एग्जाम्स का प्रेशर शुरू हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सिलेबस तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला, लेकिन जितना हो चुका होगा अगर वो भी ढंग से नहीं करेगा तो फिर पास नहीं हो पाओगे, तो अभी क्रिटिकल है, दिवाली मना लो, लेकिन जैसे ये चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा वो हो जाएगा अभी 1-2 दिन में, वहां तक अपना ढंग से रिवाइज कर दो। 19th क्वेश्चन, सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। एक ऑब्जेक्ट
ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, अगर उसे हमें एस्केप करवाना है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी और देनी पड़ेगी? एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, कैसे फाइंड करेंगे? एनी गेसेस? एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो इट हैज काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ द एनर्जीज, सो इट हैज गॉट सर्टेन टोटल एनर्जी. If I want to send it to infinity, what should I do? How much energy should be provided? बोले शाबाश. अच्छा, इसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? यार अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट करने लगे हो, ये गलत चीज है. मैं आप याद करो, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. करवाया कि नहीं करवाया? ये आपको 3-4 बार क्लास में करवाया कि नहीं करवाया? ये भी बताया साथ में कि दिस इज वैलिड फॉर एटम एज वेल, राइट? सो अभी मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्लास में एनर्जी बनाए रखना सिर्फ मेरा काम नहीं है ना. मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, और जिस दिन मुझे आएगी फिर तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी. सो थोड़ी थोड़ी बातों को समझा करो, जो काम करवा रहा हूँ घर से करके आओ, मुझे इतना परेशान नहीं करो. फिर मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ. एक्चुअली मेरी नेचर ये नहीं कि मैं अपने अंदर रखूंगा, मैं आपके ऊपर रेसिप्रोकेट करूंगा, तो वो आपसे सहन करना मुश्किल हो जाएगा. आ रहा है समझ? सो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन होता है. अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो उसके पास टोटल एनर्जी प्रेजेंट है, ई. अगर आप किसी चीज को इंफिनिटी में भेजते हो तो वहां पे उसकी स्पीड कितनी? जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो. और इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही जीरो होती है. यानी कि अगर आप यहां से इंफिनिटी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, जो कि हम हमेशा लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, सो इस जगह की टोटल एनर्जी वहां की टोटल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए. यहां की टोटल एनर्जी कितनी है? जीरो. अब यहां ऑलरेडी आपके पास कितनी एनर्जी है? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच, राइट? लेट्स सी, गीतांश आप मुझे बताएंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? वो तो होता है इसकी सैटेलाइट की. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती. खड़ा जाओ. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती. बिल्कुल सही, शाबाश, बैठ जाओ. काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. आप बताएं सर, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? सत्यार्थ, पोटेंशियल एनर्जी. खड़ा हो. माइनस, इधर देख मेरी तरफ भाई, हेलो. माइनस ऑफ जी एम एम, और टोटल एनर्जी का क्या होता है? टू आर मतलब क्या? हाँ, वो ये क्या बताया आपने? टोटल एनर्जी बताई या पोटेंशियल एनर्जी बताई? पोटेंशियल बताओ. माइनस का जी एम एम बाय आर. यार पोटेंशियल का एक्सप्रेशन नहीं याद हो रहा तुम्हें? माइनस जी अपॉन आर होता है. बताओ उसमें टू का क्या कंफ्यूजन है? सर अगर पढ़ के आओगे ना, अपना नाम तुमसे कोई पूछता है, कितनी बार सोचना पड़ता है क्या तुम्हें? फिर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी अपॉन आर होती है, काइनेटिक एनर्जी जी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच होती है, और टोटल एनर्जी माइनस ऑफ जी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच होती है. इज दैट क्लियर? तो जब आपको यहां पे पता होगा कि टोटल एनर्जी ऑलरेडी इतनी है, इसके साथ और कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो. ये क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज सी, लिसन केयरफुली, हम लोग बात कर रहे हैं एक सैटेलाइट को एस्केप करवाने की. एस्केप होकर कहां जाएगी? इंफिनिटी पे. वहां पर पोटेंशियल एनर्जी पहले से जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है. सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल शुड बिकम जीरो. और यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना है? माइनस जी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच. इसके अंदर कितनी एनर्जी ऐड की जाए कि वो टोटल कितनी हो जाए? जीरो हो जाए. सो ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया. इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. लिखा था क्या आपने? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड एन ऑब्जेक्ट टू इंफिनिटी. लिख सकते हैं आप. बैठ जा सत्यार्थ. ठीक से याद करके आकर ना, घर से याद करोगे, लिख के करोगे 2-3 बार तो हो जाएगा. नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है. आपको ऐसा क्या कुछ भी याद नहीं होता? बाइंडिंग एनर्जी, it may be defined as the energy required to
required to free a satellite from its orbit. Energy required to free a satellite from its orbit. लिख दें, it is equal to negative of total energy, equal to negative of total energy of satellite, of total energy of satellite. सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी थी उसका नेगेटिव बन जाती है बाइंडिंग एनर्जी. इज दैट क्लियर? अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां समझाया कि आपको इसमें कितनी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी कि इंफिनिटी पे चला जाए, यानी टोटल एनर्जी कितनी बन जाए? 0 बन जाए. सो दैट वाज इट. Twentieth question. It says two stars, each of one solar mass, which is 2 into 10 power 30 kilogram, are approaching each other for a head-on collision. When they are at a distance 10.9 kilometer, their speeds are negligible. 10.9 किलोमीटर पे उनके पास ना के बराबर स्पीड है. अब ये पूछता है व्हाट इज द स्पीड विद व्हिच दे कोलाइड. जिससे वो कोलाइड करेंगे तब तक उनकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी? कोई बता सकता है? रेडियस ऑफ ईच स्टार हैज बीन मेंशन्ड. एज्यूम स्टार्स टू रिमेन अनडिस्ट्रॉयड अंटिल दे कोलाइड. अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को, आप यहाँ पे ना मैग्नेट्स का एग्जांपल कंसीडर करो कि दो मैग्नेट्स है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है. नॉर्थ और साउथ पोल शो किए तो अपने वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके स्पीड गेन करेंगे, एक जगह आके कोलाइड करेंगे. तो ऐसा ही यहाँ पर है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स अट्रैक्टिव, सो ब्रिंग्स दीस मासेस क्लोजर टू ईच अदर. एज दे कम क्लोजर दे गोना कोलाइड. द मोमेंट दे कोलाइड व्हाट इज द स्पीड? तो देखो, जब स्पीड्स की बात हो रही है, डिस्टेंसेस की बात हो रही है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? स्पीड, डिस्टेंस, वर्क के बारे में सोचो, एनर्जी के बारे में सोचो. यहाँ पे एक रॉकेट को फायर किया ऊपर की तरफ, कितनी हाइट पे जाएगा? तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? एनर्जी. मेरे साथ साथ एटलीस्ट इतना याद करो, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो कितनी हाइट तक जाएगा, उसमें किस चीज का कॉन्सेप्ट लगता है? एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है. ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट्स को किसी डिस्टेंस से आपने रिलीज किया, वो पास आके हिट करते हैं, तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? ऐसे में ऐसे रिलीज करते हो तो उसकी कौन सी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल. दैट्स इट. तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है कॉन्सेप्ट को. आप कंफर्टेबल रहते हैं कि एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, वो नीचे आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन सेम वे में ये अंडरस्टैंड करो, अर्थ भी तो एक मास ही था. अब अगर मैं दो मासेस को ऐसे रिलीज करता हूं तो वो भी तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे ना. अगेन पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. बस ये कॉन्सेप्ट याद है तो हो जाएगा. अब देखो फटाफट, दो स्टार्स हैं, उनके बीच में कुछ इनिशियल सेपरेशन गिवन है. फाइनली जब वो कोलाइड करेंगे तो तब तक हमने उनको डिस्ट्रॉयड नहीं कंसीडर करना. इसका मतलब ये इनिशियल सिचुएशन है सपोज, और फाइनली जब वो कोलाइड करते हैं तो इस तरह से, राइट? जब कोलाइड करेंगे तब भी उनके बीच में डिस्टेंस होगा 2r के एकदम. एक स्टार की जो रेडियस है, ध्यान दो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखना होता है ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये r और ये r, यानी फाइनली भी उनके बीच का जो टोटल सेपरेशन होगा ट्वाइस द रेडियस होगा. और इनिशियली यहां से लेके यहां तक की सेपरेशन बता रखी है. तो सोचो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है ना फाइनल में, सो इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m v स्क्वायर, पर एक स्टार के लिए, दो स्टार्स के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 2. अब सोचो, एम वी स्क्वायर तो लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा चलो ठीक है, गुड, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ इज इक्वल टू डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल सेपरेशन को मैं आर नॉट लिख दूं अगर, जो इसमें गिवन होगा, तो माइनस ऑफ, बोलो फटाफट, माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन r नॉट. पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी m1 m2 अपॉन r. ये इनिशियल है, माइनस फाइनल, फाइनली सेपरेशन कितनी रहेगी? 2r. सो इट बिकम्स माइनस ऑफ जी m स्क्वायर अपॉन 2r. आई होप ये सबको समझ में आया. सो इन क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में मत लीजिए, थोड़ा सा फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए कि जब मासेस पास आते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है. उसमें हम डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है. तो जैसे केपलर्स लॉ में इतनी बार मैंने टॉर्क वाली बात आपसे डिस्कस करी, तो शायद वो, मतलब अब भी अगर किसी को नहीं आता तो पढ़ना नहीं चाह रहा है, दैट इज द सिंपल थिंग, राइट? बट आप देखना, मैं पढ़ा लूंगा उसको भी. अभी यहां बता रहा हूं कि इन दोनों को जब छोड़ेंगे तो ये पास आएंगे तो क्या चीज डिक्रीज करेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो डिक्रीज करके किसमें कन्वर्ट हो गई?
दैट्स पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, कन्वर्ट किस में होगी, काइनेटिक के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। Two heavy spheres, each of mass 100 kilogram and radius 0.10 meter, are placed 1 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational field and potential at the midpoint of the line joining the centers of the spheres? If an object placed at that point in equilibrium, okay, if so, is the equilibrium unstable or stable? Let's see. Next question says कि दो spheres को रखा है आपने, उनके मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। वो फोर्स गलती से लिखा हुआ है क्योंकि वहां कोई मास होगा तभी फोर्स लगेगी ना, तो करेक्शन कर सकते हैं, फील्ड के लिए है। देखिए ध्यान से, इन दोनों का मिड पॉइंट आपने चूज कर लिया, सपोज ओ। क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंशन्ड है? तो इस स्पेस ऑफ दिस, हाँ, सेपरेटेड 1 मीटर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। दिस इज 1 मीटर, यानी यहां से हाफ मीटर पे और इधर से भी हाफ मीटर पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आराम से कर सकते हैं, इसकी वजह से लेफ्ट में और इसकी वजह से राइट में। क्या दोनों मासेस इक्वल है? देखो ध्यान से, है ना, बोथ द मासेस आर इक्वल, सेपरेशन इज सेम, तो क्या दोनों की इंटेंसिटी इक्वल ऑपोजिट नहीं हो जाएगी? क्यों धनंजय भाई, इससे भी उतना ही डिस्टेंस है, इससे भी उतना ही डिस्टेंस है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0। इसका मतलब अगर यहां पर एक मास को रखा जाए तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है इंटेंसिटी के फॉर्म में? एम आई, याद है, यू इज इक्वल टू एम बी एंड एफ इज इक्वल टू एम आई। कल आप सबकी एक अलग से शीट बनी होगी जो आप मुझे लाकर दिखाएंगे, आप लोग भी मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जिसमें सारे फॉर्मूलाज ग्रेविटेशन के लिखे होंगे, राइट। वेरिएशन इन जी के फॉर्मूलाज आप छोड़ सकते हो, केपलर लिए इंक्लूड करना, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। हाँ, धनंजय ने भेज दिया था, बहुत बढ़िया। बाकी सभी ये सारे फॉर्मूलाज, एक एक माइन्यूट फॉर्मूला आपका लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर आप ये भी लिख पाए कि इन केस मासेस कम क्लोजर वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट। अपने हाथ से लिखोगे तो चीजें पक्की होंगी आपकी। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, एक पेज बनाना है सिर्फ, उसमें लिख के आप मुझे सेंड करेंगे, आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। अब पोटेंशियल पूछा है, तो बताएं जरा, इज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? तुषार, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट मास इज पोटेंशियल, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, इट्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे और उठा के ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, सक्षम बताओ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है ना? इंटेंसिटी में आर स्क्वायर होता है, याद रखो, फोर्स और इंटेंसिटी में आर स्क्वायर होता है, किसमें? फोर्स एंड इंटेंसिटी, याद करो इसको अच्छे से। और पोटेंशियल एनर्जी में आर आता है और नेगेटिव साइन भी आता है साथ में, तो माइनस जी अपॉन आर, दोनों के से निकाल दो, दैट विल बी द पोटेंशियल। क्लियर? अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पे इंटेंसिटी 0 थी, आपने मास को रखा तो उसके ऊपर फोर्स कितनी हो गई? 0। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स 0 होती है तो वी से इट इज एन इक्विलिब्रियम, एटलीस्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हम बोलेंगे। सो भी पूछता है ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल अनस्टेबल मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसे ये बाउल है, इस बाउल में आपने यहां पर एक बॉल रख दी, बाउल, उसके अंदर बॉल, इस बॉल को आप थोड़ा सा ऊपर ले जाके अगर रिलीज कर दे तो वापस नीचे आएगी, अल्टीमेटली घूम फिर के यहीं रुक जाएगी, यानी स्टेबल हो जाती है ना यहाँ पे। इसी तरह से बॉल को इस बार उल्टा करके रख दो, उल्टा करके रख दो और उसके ऊपर यहाँ पे एक बॉल रख दो। इस बार बॉल अभी रुकी हुई है, लेकिन जैसे आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो नीचे भाग जाएगी, यानी कैसा था? अनस्टेबल। दिस वाज स्टेबल, दिस वाज अनस्टेबल। क्लियर? तो स्टेबल उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट वापस आ सकता है, और अनस्टेबल उसे कहते हैं इसमें अगर डिस्प्लेस किया तो इट वोंट कम बैक। नाउ यहां पे समझिए ध्यान से, आपने एक मास स्मॉल एम रखा, ये इक्विलिब्रियम में है फॉर श्योर। आप सोच के बताइए, इसे अगर जरा सा आप राइट में डिस्प्लेस कर दो, इधर डिस्प्लेस कर दो, पी से क्यू, तो क्या लगता है आपको कि वुड इट कम बैक और वुड इट गो टुवर्ड्स दिस स्फीयर S2? सोचने की कोशिश करो और हैंड रेज करके आंसर करो। हाँ, इन दोनों का मास सेम है। सात्विक, टुवर्ड्स S2, वाई? नहीं, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। एनीवन फ्रॉम हियर? प्रीति, कोई भी क्लास में से कोई भी एक्सप्लेन करना चाहता हो? हर्षित?
बिल्कुल सही है, सिंपल है, कुछ भी नहीं सोचना था आपको। यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी 0 है, फोर्स 0 होगी। जैसे ही थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करेगा तो S1 की फोर्स कम हो जाएगी और S2 की फोर्स, मतलब आप बैठे, आपका फ्रेंड बैठा है कोई और बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों की ऐसे फोर्स 0 है, अब उसको जिसकी तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे उसकी फोर्स ज्यादा आ जाएगी, उधर की तरफ पुल हो जाएगा। सो अगर इसे डिस्प्लेस किया तो वापस नहीं आएगा, S2 की तरफ चला जाएगा। तो स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल, दैट्स इट। इफ डिस्प्लेस स्लाइटली वोंट कम बैक, राइट? अब नहीं क्लियर है? सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप माय जॉब इज डन इन दिस। आप लोग ये कंप्लीट कर लें प्लीज। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हाँ 10 मिनट है हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लिखे जरा, कुछ थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट करवा देता हूं। मैकेनिकल, और बिल्कुल नए पेज पे स्टार्ट होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब डिलीटेड पोर्शन में ये बताने के लिए मना किया है कि भाई इलास्टिसिटी क्या होती है, बट उसके बिना तो समझे जरा इलास्टिसिटी क्या होती है। मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं कुछ, उसके बेसिस पे आप मुझे बताना कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, लिखिए जरा। इलास्टिसिटी ऑफ मैटर, elasticity of matter depends upon interatomic forces. Elasticity of matter depends upon interatomic forces. कॉमा डाल के लिखिए। Stronger the interatomic forces, इसको समझना है आपने, because I'll be asking a question immediately after this. Stronger the interatomic forces, more is the elasticity. More is the elasticity. ठीक है, अब पहले तो 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इनमें से आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? सबसे कम कौन है? गैसेस, ऑब्वियसली। वेरी गुड, राइट डाउन। solids are more elastic than liquids. Solids are more elastic than liquids, which are more elastic than gases. Solids are more elastic than liquids, which are more elastic than gases. So liquids gases से और solids liquid से ज्यादा इलास्टिक होते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए, which one is more elastic? Which one is more elastic? Steel or rubber? आप एकदम से आंसर नहीं करेंगे, you can raise hand. Which one is more elastic, steel or rubber? प्रीति आप बोलो। यस जी, आपसे। ओके, आपने ये समझा जो मैंने अभी लिखवाया? एक बार खड़े हो जाओ और मुझे बताओ विच इज मोर इलास्टिक, जिसमें इंटरएटॉमिक फोर्सेस कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा। तो आपके हिसाब से आप स्टील को ज्यादा आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो या रबर को? ठीक है, तो अब तक तो बचपन से ये पढ़ते थे जो ज्यादा खिंचता है उसे इलास्टिक कहते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ सिखाया और स्पेसिफिकली सिखाते हुए कहा कि मैं उसके बेस पे क्वेश्चन पूछूंगा। रबर के एटम्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्टील के एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग, तो फिर वही बोल रहा हूं डियर। राइट, बैठिए। जब कोई चीज समझाई जाती है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, जब गलत आप भी बोलते हो है ना, तो हर कोई ऐसे आपकी तरफ मुड़ के हंसने लगे तो आप क्लास से उठ के भाग सकते हो कि मैं तो यहाँ नहीं पढ़ सकता, है ना? तो ऐसा काम नहीं करना, चाहे कोई कितना ही क्लोज फ्रेंड है आपका। समझिए फिर से, मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि इलास्टिसिटी उस मटेरियल की ज्यादा होती है जिसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा होती है। तो आप ये आसानी से एक डिसीजन मेकआउट कर सकते हैं कि रबर और स्टील में से कि किसके केस में ज्यादा इंटर एटॉमिक फोर्सेस होंगी।
स्ट्रॉन्गर स्टील में होंगी, सो ऑब्वियसली आपको स्टील को ही ज्यादा इलास्टिक बोलना है। हाँ, यहाँ पर एक ब्रेन वॉश टाइप ऑफ चीज है, बचपन से सोचते हैं कि रबर खींचता है तो वो इलास्टिक है ना, इट इज नॉट सो, इलास्टिसिटी डिफरेंट टाइप का। क्लियर हुआ सभी को? सो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, लिख सकते हैं आप, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर because of stronger interatomic forces, stronger interatomic forces, interatomic forces, ठीक है। अब जो इंटरएटॉमिक फोर्सेस हैं उनको लेके बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज समझाता हूं, ह्यूमन बिहेवियर जैसा है, या स्प्रिंग की फॉर्म में समझाता हूं। चलो, स्प्रिंग है, उसके साथ आपने दो ब्लॉक्स अटैच कर दिए, अगर आप उनको दूर लेके जाते हो तो स्प्रिंग क्या करता है, उनको पुल बैक करता है। अगर आप, जैसे वो आराम से पड़े हुए हैं, आप उनको एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, फिर वो क्या करता है, उनको पुश आउट करता है। यानी कि एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन होती है, कैसे सेपरेशन, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाती है, उस इक्विलिब्रियम सेपरेशन से पास लेके आओगे तो पुश आउट करेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से है, इलास्टिसिटी। किसकी वजह से है भाई, मैटर है, आपने उसको जबरदस्ती ऐसे कंप्रेस कर दिया तो इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से उसने पुश आउट किया तो बाहर ले आता है। फिर इक्विलिब्रियम से जैसे बाहर की तरफ जाओगे, अब खींच गया, एटम्स दूर दूर हो गए, तो फिर वो क्या करते हैं, पुल बैक करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन से कम सेपरेशन हो जाने पर फोर्स रिपल्सिव हो जाती है और उससे ज्यादा सेपरेशन होने पर फोर्स अट्रैक्टिव हो जाती है। लिखे स्टार मार्क करके, atoms and molecules get settled at an equilibrium separation for a given temperature, ठीक है। अब लिखिए, here net force remains zero, फिर नेक्स्ट लाइन में force becomes repulsive if atoms come closer than equilibrium separation. Force becomes repulsive if atoms come closer than equilibrium separation. THAN, then equilibrium separation. फिर से नेक्स्ट लाइन में, force becomes attractive if separation becomes greater than equilibrium separation. If separation becomes greater than equilibrium separation. ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है इलास्टिसिटी का कॉज। तो मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात क्या कह रहा था, मे बी दे आर टू वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, टांग भी खींचते हैं, सब हंसी मजाक चलता है, बट सब नलीफाई हो जाता है। फिर एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड की हर बात में टांग अड़ानी शुरू कर दी, तो ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो कहेगा तू यार दूर जाके बैठ। सो अगर जरूरत से ज्यादा पास आए तो क्या आ जाएगी, रिपल्शन। और फिर जब बात नहीं होगी 2-3 दिन तो क्या होगा, अट्रैक्शन, के खुद ही फोन करके पूछेगा यार तू तो बुरा मान गया। सो सेम इज विद मैटर में एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, अगर आप मॉलिक्यूल्स को उससे पास लेके आते हो तो क्या हो जाएगी, रिपल्शन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा सेपरेशन होगी तो अट्रैक्शन हो जाएगी। सो फोर्स बिकम्स रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव दिस वे, इसलिए वो अपने इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे रुके रहने की कोशिश करते हैं। फटाफट एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए मेरे साथ। दिस इज आर, दिस इज फोर्स। इस तरह से आपको एक ग्राफ बनाना है। दिस इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इस ग्राफ का मतलब क्या है, सपोज एक एटम यहां पे रखा हुआ है,
दूसरे एटम को आप इससे दूर लेके जा रहे हैं, तो जब इनके बीच की सेपरेशन आर नोट हो जाएगी तो नेट फोर्स 0 होगी। सेपरेशन आर नोट से कम होगी तो फोर्स रिपल्सिव। कभी एक बार मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फोर्स जो नेगेटिव शो की जाती है दैट इज अट्रैक्टिव। Normally attractive forces are shown with a negative sign and repulsive forces are shown with positive sign. So force को positive तब consider किया जब वो repulsive है और negative तब consider किया जब वो attractive है। तो वो यहाँ पे clear हो जाता है सारा चीज। How it's clear? ठीक है, तो हो गया टाइम, बाकी कल करेंगे। कल का होमवर्क सुन लीजिए ध्यान से। जो ग्रेविटेशन आपने किया है उसमें दो चीजें मैंने हटा दी है, आप केप्लर्स लॉ मत रिवाइज करो और आप जी की वेरिएशन मत रिवाइज करो, बट उसके अलावा जितना भी है ढंग से उसके नोट्स बना के लाओ, शॉर्ट नोट्स बना के लेके आओ कल। एवरीबडी इज गोना शो इट टू मी। फाइन, थैंक यू।